फ्रेंड मोस्ट वेलकम टू आर के लर्निंग वर्ल्ड। आर के लर्निंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री का हमारा यह सेकंड सेशन चल रहा है, जिसको हम पार्ट 2 कह सकते हैं, जो कि आपको पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे पहले आपने पार्ट 1 देखा होगा। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। पहला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर से शुरू हो रहा है, क्योंकि 20 नंबर तक आपने पार्ट 1 में देखा था। ओके, तो चलिए 21 से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इससे पहले वाले पार्ट में आपने ऐसा ही क्वेश्चन देखा होगा, जिसमें कि आपने यह देखा होगा कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था, यह क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या कर दिया गया, उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट लाया गया है। कुछ इसी तरह मॉडल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ओके, यदि आप इस दोनों पार्ट को अच्छे से कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी दे सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको, किसे जो है प्रधानमंत्री के पद पे, गीजो को जो है किसने क्या किया था कि प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था, यह हमारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है हमारा लुई फिलिप, ऑप्शन बी है लुई ब्ला, ऑप्शन सी है लामार्टिन एंड ऑप्शन डी है आपको नेपोलियन। तो जैसा कि हम देखे होंगे इससे पहले कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था, तो लुई फिलिप ने किया था। तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा। लुई फिलिप ने क्या किया था कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 में गीजो को क्या किया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लुई फिलिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। और 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया था। आप पढ़े होंगे कि विशाल भोज का आयोजन जो पेरिस में किया गया था 1848 में 22 फरवरी को, वह किस खुशी में, तो यहाँ पे मैटरनिक युग का अंत होता है, ठीक है, जो कि एक घोर प्रतिक्रियावादी थे ऑस्ट्रिया के चांसलर। इस खुशी में आपको यहाँ पे एक क्या किया गया था कि विशाल भोज का आयोजन किया गया था। तो इसका नेतृत्व किसने किया था, तो ऑप्शन ए है आपके पास लुई ब्ला के नेतृत्व में, उसके बाद ऑप्शन बी है आपके पास कि थियर्स के नेतृत्व में, ऑप्शन सी है फिलिप के नेतृत्व में, ऑप्शन डी है आपके पास नेपोलियन के नेतृत्व में। तो यह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये जो आपको हुआ था थियर्स के नेतृत्व में हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कहता है कि फ्रांस में 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान किया गया था। अर्थात फ्रांस में जो है, आपने जब फ्रांस का रिवोल्यूशन जो आपने देखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, लोगों को मताधिकार नहीं था। लेकिन 21 वर्ष के ऊपर के जितने भी आपको मताधिकारी थे, जितने भी वयस्क थे, सबको मताधिकार प्रदान किया गया था, अर्थात मत देने का अधिकार दिया गया था। तो कब दिया गया था, ऑप्शन ए है आपको 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1846 ईस्वी में, और आपको 1789 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है। कह सकते हैं कि 1848 ईस्वी में फ्रांस में 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है निम्नलिखित में से किसकी इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में। अर्थात कौन ऐसे राज्य थे जिनका यह मानना था कि आपको इटली का एकीकरण तो हो, लेकिन वो किस दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ये कौन मानते थे, कौन सा राज्य, ए में है आपको रोम, बी में है पोप, सी में है ऑस्ट्रिया और डी में है आपको स्पेन। तो यह किसका मानना था, तो ये आपको पोप का मानना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको थोड़ा सा मिसटाइप है, ये पोप होगा। ओके, पोप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य था कि छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना। अर्थात छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट करके गणराज्य की स्थापना करना किनका उद्देश्य था। ऑप्शन ए है आपको गुप्त दल की, ऑप्शन बी है कार्बोनरी की, ऑप्शन सी है दोनों ए बी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह इस तरह का कार्य जो था एक गुप्त दल बनाया गया था, और उस गुप्त दल का क्या नाम था, कार्बोनरी था।
ये भी हम पढ़े हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सी सही हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही सही है, क्योंकि एक गुप्त दल था जिसका नाम कार्बोनरी था और उनका उद्देश्य था कि छापामार युद्ध करना और इस युद्ध के द्वारा क्या राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहता है, यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था। पहले तो इस चीज़ को जान लिए। आप देखे होंगे कि देख रहे हैं कि यंग इटली 1831, अर्थात यहाँ भी एक आपको आंसर है कि यंग इटली का गठन कब हुआ था, 1831 में हुआ था। और यंग यूरोप नामक जो संस्था थी उसका गठन 1834 में हुआ था। ये दोनों संस्थाएं एक ही आदमी के द्वारा जो है आपको गठन किया गया था। तो यह कौन थे? ऑप्शन ए है मैटरनिक, ऑप्शन बी है मेजनी, ऑप्शन सी है नेपोलियन एंड ऑप्शन डी है आपको इनमें से कोई नहीं। तो मैटरनिक थे या मेजनी थे या नेपोलियन थे, ये तीनों में से कौन हो सकते हैं? तो ये कौन थे? तो ये जो है आपको मेजनी साहब थे, ऑप्शन नंबर बी। मेजनी ने 1831 ईस्वी में आपको यंग इटली का गठन किया, फिर जाकर के 1834 में इन्होंने यंग यूरोप का गठन किया। याद रखना ये दोनों ही संगठन जो है किससे संबंधित है? मेजनी से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है, विक्टर एमेनुअल कहाँ का शासक था? ओके, ए में है आपको सर्निया पिडमाउंट का, ऑप्शन बी है सिस्पाइन का, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया का और ऑप्शन डी है फ्रांस का। तो ये जो थे कहाँ के थे? तो आपको विक्टर एमेनुअल जो थे वो सर्निया पिडमाउंट का शासक था। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन है, मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम कर दिए थे, उसके बाद वो साधारण किसान की भांति अर्थात जो है जनरल मैन की तरह वो अपने जीवन जीने के लिए अग्रसित हुए, आगे की लाइफ जो है वो एक साधारण इंसान की तरह जीना चाहते थे। आखिर वो कौन थे? ऑप्शन ए है मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क। तो ये कौन थे? तो ये गैरिबाल्डी थे। कौन थे? गैरिबाल्डी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पार्ट 1 में भी देखे थे, वो हमारा यह था कि गैरिबाल्डी जो है उसका जो है क्या था वो? तो वो एक नाविक थे। क्या थे? वो एक नाविक थे। इस चीज़ को भी याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है कि गैरिबाल्डी के किस कार्य का प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचलित रहा था, जिसके कारण लाला लाजपत राय ने इनकी जीवनी भी लिखी? आखिर इसके कौन से वो कार्य थे जो कि आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक एग्जाम्पल के तरह काफ़ी प्रचलित रहा था और इससे प्रभावित होकर के लाला लाजपत राय ने इनकी जीवनी भी लिखी थी? तो आपके यहाँ सामने चार ऑप्शन है, चार कार्य के बारे में बतलाया गया है, इनमें से आपको सही आंसर ढूंढना है। ए नंबर आपसे कहता है संवैधानिक गणतंत्र के पक्षधर होने के कारण। क्या वो संवैधानिक गणतंत्र के पक्षधर थे, इसीलिए जो है इनकी चर्चा खूब थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान? ऑप्शन बी कहता है नाविक होने के कारण। क्या वो नाविक थे? और ऑप्शन सी कहता है त्याग और बलिदान के कारण। और ऑप्शन डी कहता है इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण। ये चारों ऑप्शन तो हालांकि इनके लाइफ से रिलेटेड है और चारों के चारों सही है। ये सब थे वो संवैधानिक गणतंत्र के पक्षधर भी थे, नाविक भी थे वो, और त्याग और बलिदान के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इटली के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ओके, तो ऑप्शन तो हमारा चारों सही है, लेकिन जो है सबसे अधिक जो प्रचलित था इनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक एग्जाम्पल के रूप में, वो क्या था? त्याग और बलिदान। इससे पहले आपने देखा होगा कि इन्होंने क्या किया था कि अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम किया था, ठीक है, जिसे त्याग और बलिदान कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक साधारण किसान की भांति जीवन जीने के लिए अग्रसर हो गए। तो हमारा इसी के कारण जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। त्याग और बलिदान के कारण ये इससे प्रभावित होकर के लाला लाजपत राय ने इनकी जीवनी भी लिखी थी। ओके, तो क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहता है इटली का एकीकरण मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर एमेनुअल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ था। कब?
अर्थात इटली का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन ए है आपके पास 1848 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1865 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1870 ईस्वी में और ऑप्शन डी है आपके पास 1871 ईस्वी में। तो इटली का एकीकरण का कार्य कब पूर्ण हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1871 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहता है कि आधुनिक युग आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग कितने छोटे बड़े राज्य थे? ठीक है, ये चीज़ यदि आप गौर से देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है सबसे ऊपर का लाइन। तो आधुनिक युग आते आते जो जर्मनी था वो पूरी तरह से कितने राज्यों में विखंडित था लगभग, जो कि छोटा बड़ा था? तो आपके पास ऑप्शन ए है 500 राज्य थे छोटे बड़े, ऑप्शन बी है 400, ऑप्शन सी है 300 और ऑप्शन डी है 200। तो यह लगभग जो है आपको कितने, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 300। ठीक है, 300 राज्यों में, छोटा बड़ा 300 लगभग राज्यों में ये बटा हुआ था। आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े राज्य को एकत्रित करना था, यूनिफिकेशन सबका करना था। ओके, तो याद रखना है इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहता है कि जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, अर्थात जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसका जो शुरुआती दौर का जो पृष्ठभूमि तैयार किया गया था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, किसको जो है इसका श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए है आपको बिस्मार्क को, ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट को, ऑप्शन सी है हिगेल को और ऑप्शन डी है आपको जेकब ग्रिम को। तो किसे श्रेय दिया जाता है? तो यह श्रेय जो है आपको नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इन्होंने संघ का गठन किया था जो कि एक एकीकरण का ही पहला पड़ाव था। इसी कारण से जो है इसे एक पृष्ठभूमि माना जाता है कि जर्मनी के एकीकरण का पृष्ठभूमि नेपोलियन बोनापार्ट ने ही तैयार किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कहता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण कब किया था? आ ही गया वो क्वेश्चन, यही वो संघ था राइन राज्य संघ, जिसका जो है जिसे क्या माना गया है, तो आपको एकीकरण का पहला पड़ाव माना गया। ओके, किसका? तो जर्मनी के एकीकरण का। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी प्रदेश को जीतकर राइन राज्य संघ का जो निर्माण किया था वो कब किया था? तो 1806 में, 1804 में, 1815 में, 1834 में। देखेंगे तो ये लगभग आपको जो है किसका, तो नेपोलियन बोनापार्ट के लाइफ से जुड़ा हुआ है, सारा डेट आपको, सारा ईस्वी। तो यहाँ पे राइन राज्य संघ का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? तो 1806 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वह बिल्कुल सही है। ओके, और 1804 में नेपोलियन कोड का गठन किया गया था और 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था नेपोलियन के साथ, ये भी आपको जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहता है निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई? कौन ऐसे थे कि जो जर्मनी के एकीकरण में राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जगाने के लिए ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किया था, इसका सहारा लिया था? ऑप्शन ए है आपके पास हिगेल कांट ने, ऑप्शन बी है आपके पास हम्बोल्ट ने, ऑप्शन सी है जैकब ने, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो वह कौन थे? तो वो जो था आपको हिगल साहब थे, हिगल कांट ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहता है, 35 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कहता है कि बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? ओके, बिस्मार्क जो है कहाँ का चांसलर था? जैसे मैटरनिक जो है कहाँ का, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, तो बिस्मार्क कहाँ का था? ऑप्शन ए है पर्सा का, ऑप्शन बी है राइन राज्य का, ऑप्शन सी है वाइमर राज्य का और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया का। तो ऑस्ट्रिया का तो मैटरनिक था, तो ये तो हो नहीं सकता, एक ऑप्शन तो ऐसे हम एग्जाम में कट कर देंगे। देखिए एग्जाम में आप क्या करोगे, जिसका आप जान रहे हो कि ये ऑप्शन का तो आंसर बिल्कुल गलत है, नहीं होगा, तो उसको आप पहले कट कर लोगे ऐसे सिचुएशन में जब आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको तो पहले कट कर देंगे क्योंकि यहाँ से तो मैटरनिक था। ओके, तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन बच गया है, पर्सा का, राइन राज्य का या फिर वाइमर राज्य का। अब इन तीनों में हम थिंकिंग करेंगे कहाँ का था बिस्मार्क। ओके, तो बिस्मार्क जो है कहाँ का चांसलर था? वो प्रसा का था। कहाँ का? तो पर्सा का था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहता है
कि जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा का स्थापना किसने किया था। अर्थात ब्रुसेनसेफ्ट जो एक सभा थी जर्मनी के एकीकरण के दौरान जो बनी थी, इसका गठन किसने किया था। ऑप्शन ए है आपको चित्रकारों ने, ऑप्शन बी है लेखकों ने, ऑप्शन सी है कवियों ने, और ऑप्शन डी है शिक्षक एवं अभ्यर्थियों या शिक्षार्थियों ने। ठीक है, तो इसमें देखे होंगे आपकी जर्मन का जब एकीकरण हो रहा था तो उसमें चित्रकार का, कवि का, लेखक का, शिक्षक का, विद्यार्थी का, सबका एक अहम रोल था। हर कोई अपने अपने स्तर से जो है एकीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। तो आपको ब्रुसेनसेफ्ट नामक जो संस्था थी यह आपको किससे संबंधित था, तो यह शिक्षक और विद्यार्थी से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो इस चीज़ को अच्छे से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कहता है डायट क्या था। अर्थात डायट क्या था, मतलब डायट का संबंध क्या चीज़ से था। ए है आपको क्रांतिकारी आंदोलन का नाम था डायट, बी कहता है धार्मिक सभा का नाम था डायट, सी करता है पर्सा की राजधानी का नाम था डायट, और डी कहता है जर्मन का सांसद का नाम था डायट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डायट क्या था, तो डायट जो था आपको वो जर्मनी का सांसद जो था उसका नाम डायट था। अर्थात जर्मन का सांसद को क्या कहा जाता था, तो डायट कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है बिस्मार्क ने सेल्सविग और हॉल्स्टीन राज्यों के मुद्दों को लेकर के डेनमार्क पर आक्रमण किया था। कब किया था डेनमार्क पर आक्रमण बिस्मार्क ने, तो 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, या फिर 1865 ईस्वी में। ये तो कब किए थे, तो ये किए थे आपको 1864 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कहता है ऑस्ट्रिया ने पर्सा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा की थी। देखिए दो युद्ध था, एक था सेडोवा, एक था सूडान। ये दोनों के नाम में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑस्ट्रिया ने पर्सा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा की थी। कब की थी, आपको ऑप्शन नंबर ए है 1863 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1865 और 1866। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन है। तो यह कब किया गया था, तो ये आपको किया गया था 1866 ईस्वी में। कब किया गया था, 1866 ईस्वी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें सेडोन है। अभी हमने सेडोवा का देखा था 1866, अब हमारे पास आ जाता है सेडोन की लड़ाई। ये दोनों अलग अलग चीज़ था, नाम थोड़ा सा एक जैसा सिमिलरिटीज है आपको, ठीक है, हालांकि है नहीं एक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि सेडोन की लड़ाई कब हुई थी। तो ए में है आपको 19 जून 1870 में, बी है आपको 15 जून 1870 में, सी है आपको 10 मई 1871, और ऑप्शन डी है आपके पास 11 मई 1870। तो यह आपको कब हुआ था, तो ये 19 जून 1870 में हुआ था सेडोन की लड़ाई। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना है डेट के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 41 अलग अलग पेज में ऑप्शन होने के कारण थोड़ा सा ये आपको जो है मिनिमाइज कर दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, आपको विजिबल हो रहा होगा। ओके, तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। 4 ऑप्शन है, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, तुर्की। अर्थात ये कौन ऐसे स्टेट्स थे, ये स्टेट मतलब कह सकते हैं कि नेशन, जो कि अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण जो है यूनान स्वतंत्रता का पक्षधर था। वो चाहते थे कि यूनान जो है स्वतंत्र हो जाए। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, और ऑप्शन डी है तुर्की। तो यह कौन थे, तो यह रूस थे, जिसको इंग्लिश में रसिया भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कहता है कि किस भारतीय शासक ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना कराई तथा स्वयं उनका सदस्य बना। मतलब यहाँ पे कौन ऐसे भारतीय शासक थे जो 1879 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे
और उससे प्रभावित होकर के इन्होंने क्या किया, जैकोबिन क्लब की स्थापना करा करके स्वयं को भी उनका सदस्य बनाया था। कौन थे वो ऐसे शासक? ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी है आपको नाना साहिब, ऑप्शन सी है टीपू सुल्तान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वो महान इंसान कौन थे? तो वो आपको मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान थे। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। टोटल 45 क्वेश्चन इसमें आपको इंक्लूड है, पहले का 20 और यहाँ का 45 अर्थात 65 क्वेश्चन। तो आपको 65 क्वेश्चन देखना और 65 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आपको जो है बाहर नहीं जाएगा, इतना गारंटी है। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन रहेगा आपको MCQ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 43 को। तो क्वेश्चन नंबर 43 जो है हमारा वो आपसे कहता है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, अर्थात राष्ट्रवाद जो आया था वो जो है किस घटना का देन है। ऑप्शन ए है पुनर्जागरण, ऑप्शन बी है धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन सी है गौरवपूर्ण क्रांति और ऑप्शन डी है फ्रांस की क्रांति। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है आपको पुनर्जागरण की घटना के बाद माना जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कहता है किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। या एक आपको कह सकते हैं कि स्लोगन है, इन्होंने एक कहावत कही थी किसने कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, या किसने कहा था। तो ऑप्शन ए है मैटरनिक, ऑप्शन बी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी है मैजनी और ऑप्शन डी है आपको गैरी वॉल्डी। तो यह किसने कहा था? तो ये जो है आपको मैटरनिक ने साहब ने कहा था। किसने? तो मैटरनिक ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा कि जब फ्रांस छींक देता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था? तो मैटरनिक ने। तो अच्छे से इसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कहता है लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था। ठीक है, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए है बिस्मार्क ने, ऑप्शन बी है काबूर ने, ऑप्शन सी है मैजनी ने और ऑप्शन डी है गैरीबॉल्डी ने। तो यह लाल कुर्ती जो था इसका संबंध किससे था? तो यह गैरीबॉल्डी से था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जाएगा, जिसको त्याग और बलिदान के नाम से भी हम जानते हैं। ये चीज़ भी याद रखना है। ओके, और पैसे से यह एक नाविक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कहता है सेडावा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। अभी जस्ट हमने देखा था। ओके, तो सेडावा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। ऑप्शन ए है प्रसा की, ऑप्शन बी है सिडनिया की, ऑप्शन सी है नेपोल्स की और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया की। तो किसकी पराजय हुई थी? तो पराजय हुई थी सेडावा के युद्ध में आपको ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, तुर्की को, जर्मनी को, यूनान को। तो किसे कहते हैं हम लोग? टर्की को या फिर तुर्की को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कहता है नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था। तो नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके पास इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। तो ये आपको कहाँ हुआ था? तो ये आपको जो हुआ था नव गुएल्फ आंदोलन, ये हुआ था आपको इटली में। कहाँ हुआ था? तो इटली में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमसे कहता है जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी। ए में है वर्षा ने, ऑप्शन बी है आपको ऑस्ट्रिया ने, ऑप्शन सी है सिडनिया ने और ऑप्शन डी है फ्रांस ने। तो जालवेरिन जो संस्था थी इसका गठन किसने किया था? तो ये आपको प्रसा ने किया था। और ये किसका जो है संगठन था? तो ये व्यापारियों का था। इससे पहले पार्ट में हमने इस चीज़ को ज़रूर देखा है। ओके, आपके लिए दोनों ही पार्ट इम्पोर्टेंट है। यदि पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 50 हमसे कहता है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था मैं अंग्रेजी राजा की भांति
शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा। अर्थात यह किनका मानना था या किनका कहना था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन नहीं करूँगा, उससे बेहतर है कि मैं लकड़ी काटना पसंद करूँगा। यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है आपके पास लुई 16वां ने, ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी है नेपोलियन और ऑप्शन डी है चार्ल्स दसम। तो यह जो है आपको चार्ल्स दसम का कहना था। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चार्ल्स दसम का कहना था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 आपसे कहता है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन ए है रूस की, ऑप्शन बी है तुर्की की, ऑप्शन सी है यूनान की और ऑप्शन डी है फ्रांस की। तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो ये आपको जो है किसकी, तो टर्की की हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है। ओके, आगे आपके पास 4 क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा जो आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाएगा, उसका आंसर आपको खुद कमेंट करके बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कहता है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो मारियान जो है किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो ये आपको थी फ्रांस की। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 आपसे कहा था यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ठीक है, ये 4 आपको जो है कंट्री है, इसमें से आप किसे जो है कहा गया है यूरोपीय सभ्यता का पालना? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। तो किसे कहा जाता है? तो ये जो है आपको यूनान को कहा जाता है। किसको? तो यूनान को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। यूनान को क्या कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे कहता है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? आपके पास यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है, आप इसे जवाब दीजिए। 1688 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में या 1788 ईस्वी में। कब जो है आपको एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन जो था आपको वह आपको 1688 ईस्वी में पारित हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 55 हमसे कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किया था? ठीक है, आपने बिस्मार्क के बारे में पढ़ा, तो बिस्मार्क ने टोटल कितने युद्ध किया था जर्मनी के एकीकरण के लिए? 1, 2, 3, 4। तो वह कितने युद्ध किए थे? तो वो जो टोटल युद्ध किए थे 3 युद्ध किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कहता है बिस्मार्क निम्न में से क्या था? अर्थात बिस्मार्क जो है क्या था? ए में है कवि, नाटककार, कूटनीतिज्ञ, इनमें से कोई नहीं। तो बिस्मार्क एक बहुत अच्छे क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। ओके, अपने कूटनीतिज्ञ से ही इन्होंने काफ़ी अधिक जो है क्या किया था? एकीकरण के कार्य को आगे बढ़ाया था। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। नंबर 57 आपसे कहता है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे? एक ब्रिटिश कवि थे जो कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे, उनका नाम क्या था? ए है आपको लॉर्ड बायरन और बी है आपको कासूथ और सी है आपको फ्रांसिस डिक और डी है आपको विलियम प्रथम। कौन थे वो? तो सबसे पहले तो विलियम प्रथम कोई कवि नहीं था, ये भी हमने जान लिया। तो ऑप्शन डी को हम यहाँ से क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब 3 ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन को यदि हम देखें गौर से तो हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, लॉर्ड बायरन। ठीक है, यह एक आपको कहाँ के कवि थे? ब्रिटिश कवि थे जो कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है शहीद हो गए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे कहता है किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ठीक है, मतलब पूर्ण अधिकार कह सकते हैं इसको। आधिपत्य का मतलब होता है अधिकार। फ्रांस का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रिया का, टर्की का। तो किसका था पूर्ण रूप से? तो यह जो है आपको ऑस्ट्रिया का था। किसका? तो ऑस्ट्रिया का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। 59 क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, अर्थात किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का जो एकीकरण का कार्य था वो सफल हो पाया। ऑप्शन ए है क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी है सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन सी है पर्सा डेनमार्क का युद्ध, और ऑप्शन डी है आपके पास सेडॉन का युद्ध। तो यह कौन सा युद्ध था? तो ये जो था आपको सेडॉन का युद्ध था, जिसके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण का कार्य पूरा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 भी आपको जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है। वो युद्ध था, यह एक संधि है। दोनों को याद रखना है कि सेडॉन के युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ था, और किस संधि से जर्मनी का एकीकरण का कार्य पूरा हुआ, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसका 4 ऑप्शन है आपको। कहता है डेनमार्क की संधि द्वारा, गैस्टिन की संधि द्वारा, प्रसा की संधि द्वारा, ऑप्शन डी कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो यह किस संधि के द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था हमारा फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आपको पता होगा कि ये कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 आपसे कहता है कि जर्मनी एवं इटली का एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था, अर्थात जिस समय जर्मनी और इटली का एकीकरण हो रहा था उस समय फ्रांस का शासक कौन था। ऑप्शन ए है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी बी है आपके पास नेपोलियन थर्ड, ऑप्शन सी है आपके पास विक्टर एमेनुअल, और ऑप्शन डी है आपके पास विलियम प्रथम। तो फ्रांस का जो शासक था उस समय कौन था? तो नेपोलियन थर्ड था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अब 4 क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको ना दिया जाएगा ना ऑप्शन दिया जाएगा, खुद आपको ढूंढ करके उसका आंसर निकालना है ये 4 क्वेश्चन का। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन है वो 4 क्वेश्चन, और इसके आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो है आपको कुछ इस तरह से है, जैसे आपको 62 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपसे कहता है कि बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए किस जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया, या किस जाति जो है कौन सी जाति संगठित होकर के सर्बिया को जन्म दिया। तो इसका आंसर ढूंढना है, उस जाति का नाम ढूंढना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 63 आपसे कहता है ईसाई जगत के लोग कितने वर्गों में विभक्त थे। ईसाई जगत जो था वो ईसाई धर्म के लोग जो कितने वर्गों में विभक्त था, इसको भी आपको जानना है, और क्या क्या उसका नाम था ये भी आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि हम देखें, क्वेश्चन नंबर 64 और 65, तो यहाँ भी आपके पास 2 क्वेश्चन है। ठीक है, यूनान के अधिकांश लोग किस ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते थे, मतलब यूनान का जो लोग थे वो किस ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले थे। और क्वेश्चन नंबर आपके पास 65 जो है वो कहता है कि किस भारतीय ने 1821 में नेपल्स की क्रांति के विफलता पर काफ़ी दुख प्रकट किया था। ओके, तो ये आपको 4 क्वेश्चन है, 4 का आंसर आपको ढूंढना है। ओके, चलिए नेक्स्ट फिर हम मिलते हैं अब दूसरे चैप्टर में। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें क्योंकि ये कंप्लीट एक सेशन चलेगा आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। ओके।